हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निर्वाणा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं पंजाब पुलिस कांस्टेबल में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनसे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इन क्वेश्चंस को साथ में प्रैक्टिस कर लेना और आने वाली शिफ्टों में इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस एक बार अपने हाथ से बना के देख लेना और साथ साथ मैं जो करवा रहा हूँ उसके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ये सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं जो अभी तक की शिफ्टों में आए हैं, उससे मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का हमारे पास। ए एंड बी किसी काम को करते हैं 12 दिनों में। ए और बी किसी काम को करते हैं 12 दिनों में और 15 दिनों में। दे स्टार्ट द वर्क ऑल्टरनेटिवली फॉर वन डे ईच। ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन वैसे ही है जैसे नॉर्मली हम करते हैं। ए किसी काम को कर रहा है कितने दिन में? 12 दिन में। बी करता है कितने दिनों में? 15 दिन में। तो यहां से हम लोग इनकी एफिशिएंसीज निकाल सकते हैं। एक कॉमन नंबर ले लिया 60। टोटल वर्क हमने क्या एज्यूम कर लिया? 60। अब यहां से एफिशिएंसी अगर मैं निकालता हूं तो 60 यूनिट करने में अगर 12 दिन लगते हैं तो एक दिन में कितना करता होगा? 5 यूनिट। और वैसे ही बी एक दिन में कितना करता होगा? 4 यूनिट। तो यहां पर मेरे पास एफिशिएंसीज आ गई हैं दोनों की। क्वेश्चन में कह रहा है कि दे स्टार्ट द वर्क ऑल्टरनेटिवली। एक एक दिन ऑल्टरनेटिवली काम करते हैं। एक दिन ए कर रहा है, अगले दिन बी कर रहा है, फिर ए करेगा, फिर बी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं पहले दिन और दूसरे दिन की बात करूं तो पहले दिन ए ने काम किया है 5, अगले दिन बी ने काम किया है 4, और उसके बाद यही साइकिल रिपीट होगा। तो मैं बार बार पूरा नहीं लिखूंगा, मैं एक साइक्लिसिटी बना लेता हूं 2 दिन की। तो एक चीज ध्यान से समझना कि 2 दिन में टोटल कितना यूनिट काम हो रहा है। तो टोटल 5 और 4 9 यूनिट हो गया। 2 दिन में हमारा कितना काम हो रहा है? 9 यूनिट। अब मुझे करना कितना है? 60। एक चीज ध्यान रखो, 9 के टेबल में 60 पूरा नहीं कटता। तो मैं क्या करूंगा? 60 से पहले जो नंबर है वहां तक लेकर जाऊंगा। तो 9 के टेबल में 60 से पहले क्या आता है? 54 आता है। तो 9 6 कितना होता है? 54। तो 54 यूनिट्स तक जाने में कितने दिन लगेंगे? तो उधर 6 से मल्टीप्लाई किया है, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करो। तो 12 दिन में हमारे पास कितना काम हो गया? 54 यूनिट काम हो गया 12 दिन में। अब यहां से ध्यान से समझना, 13th डे काम कौन करेगा? तो 13th डे काम करेगा हमारा, फिर से स्टार्ट कौन करेगा? ए। तो ए ने अगले दिन कितना काम किया होगा? तो ए एक दिन में करता है 5 यूनिट। तो अगर 13th डे ए काम करने आ रहा है तो ए ने 5 यूनिट कर दिया, तो मतलब कहां तक हो गया काम? 59 यूनिट्स तक हो गया। 13th डे में ए ने काम किया तो ए कितना करता है एक दिन में? 5 यूनिट। तो 12 दिन में 54 हो गया था, तो 13th डे में ए ने अगर किया है तो 5 यूनिट करने के बाद कितना कर देगा? 59। अब यहां से आंसर कैसे जनरेट करना है वो ध्यान से समझना। टोटल 13 दिन हो चुके हैं, 59 यूनिट काम हो चुका है। काम बचा कितना है? तो 60 में से 59 हो गया, 1 यूनिट काम बचा है। और वो करने कौन आएगा? तो बी आएगा। लेकिन बी हमारा एक पूरे दिन में 4 यूनिट करता है। तो बी को कितना टाइम लगेगा? तो ध्यान रखना, टोटल डेज जो आप निकालोगे वो 13 डेज तो पूरे लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन बी अगला पूरा दिन नहीं लेगा। काम कितना बचा है? 1 यूनिट। और बी एक दिन में कितना करता है? 4। तो 13 1/4 डेज में हमारा काम खत्म हो जाएगा। ये चीज याद रखना, कैसे निकालते हैं डेज का प्रोसेस क्या रहता है कि जो काम रिमेनिंग है वो ऊपर की तरफ आएगा और बी एक दिन में जो टोटल कर रहा था वो नीचे लेते हैं। तो 13 दिन तक तो काम हुआ ही है, अगले दिन पूरे दिन नहीं लगेगा बी को। तो बी को कितना टाइम लगेगा? तो 1 यूनिट करना है और बी एक दिन में कितना करता है? 4। तो 1/4 डेज। तो 13 1/4 डेज हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर वाले पे बेस्ड, इस पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट समझना कि तीन टर्म्स हैं हमारे पास, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो इनमें एक रिलेशनशिप होता है कि इनकम जो होती है हमारे पास वो किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, इनकम किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। अब वो कह रहा है कि रेशियो दी हुई है एक्सपेंडिचर और सेविंग की कितनी, 3:1। 3:1 है, इन्होंने कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं गिवन दिया है। तो डाटा अगर नहीं है तो रेशियो को बस सेम रखो, बाकी कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लो, आपका आंसर सेम आएगा। तो अगर परसेंटेज की चीजें चल रही हैं तो मैं ऐसी वैल्यूज एज्यूम करके चलूंगा जिनमें 100 आता होगा, तो उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। जैसे एक्सपेंडिचर और सेविंग की रेशियो थी 3:1, तो मैं मान लेता हूं कि एक्सपेंडिचर है 300 और सेविंग है 100। एक्सपेंडिचर और सेविंग की रेशियो दी हुई है 3:1, मुझे रेशियो सेम ही रखनी है, लेकिन वैल्यू आप कोई भी यूज कर सकते हो, 30-10 भी कर लेते तो भी आंसर सेम आता। तो मैंने 300-100 किया है ताकि परसेंटेज निकालने में दिक्कत ना हो मुझे। तो अब ध्यान से समझना कि अगर 300 रुपए खर्च करता है, 100 रुपए बचा रहा है, तो कमा कितना रहा होगा, 400 रुपए कमा रहा होगा। क्वेश्चन में कहा है कि इनकम इंक्रीज हो गई है 20% से। तो अब जरा ध्यान से देखो, इसका अगर मैं 20% इंक्रीज करता हूं तो 20% कितना हो जाएगा, तो इसका 20% होता है कितना, 80। 40 का 10% कितना होगा, 400 का 10% 40, और 20% कितना हो जाएगा, उसका डबल कर दो 80। तो टोटल इनकम कितनी हो गई, 480। अच्छा, एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज कर रहा है, 10% से, तो इसका 10% कितना होगा, तो 10% हो जाएगा इसका कितना, 30। तो यहां पर कितना आ गया, 330। आपसे पूछा है परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स, कितना सेविंग्स में कितने परसेंट का चेंज आ रहा है, ध्यान से समझना। 430 कमा रहा है, 330 खर्च कर रहा है, तो यहां से अगर मैं 480 में से 330 माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। 400 में से 300 निकालता तो 100 आता। 480 कमा रहा है, उसमें से 330 खर्च कर रहा है, तो बचाता कितना होगा, 150 रुपए बचा रहा होगा। आपसे पूछा है कितना परसेंट का चेंज आएगा सेविंग्स में, तो भाई देखो सेविंग पहले कितनी थी, 100, अब कितनी हो गई, 150। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज चेंज निकालने का मेथड क्या होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। अब अगर इस पोर्शन में देखोगे तो पहले सेविंग हो रही थी 100, अब हो रही है 150, तो चेंज कितने का आ रहा है, 50 का। कितने पे आ रहा है, 100 पे, इंटू 100। इसका मतलब है कि जो हमारी सेविंग्स है वो कितना इंक्रीज हो गई है, 50% इंक्रीज हो गई है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। तो कुछ नहीं करना था, बस रेशियो को एक वैल्यू मान के एज्यूम कर लो, लेकिन ऐसी वैल्यूज रखना कि रेशियो चेंज ना हो। 3:1 एक्सपेंडिचर सेविंग में पहले भी था, अभी भी है। तो और कोशिश करो 100 के टर्म्स में लेने की, उससे कैलकुलेशन आसान होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 2-3 शिफ्टों में इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान रखना इसका। सबसे पहले फ्रेश फ्रूट में कितना वाटर है, 80%। वो कह रहा है ड्राई फ्रूट में वाटर कितना है, 20%। हाउ मेनी केजी ऑफ ड्राई फ्रूट कैन बी मेड 100 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट। एक चीज समझना, सबसे पहली चीज तो अगर आप एक तरबूज लेते हो, उसको खेत से लेकर आते हो, तो उसका अगर वेट लेते हो तो मान लो वो 3 किलो का है, थोड़ा टाइम उसको धूप में रख दोगे तो होगा क्या, तो तरबूज का जो कंटेंट होता है वो होता है पल्प और वाटर। तो थोड़े टाइम के बाद वाटर का पार्ट कम होना शुरू हो जाएगा, वाटर सूखना शुरू हो जाएगा।
तो उससे वेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि वेट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में एक चीज तो क्लियर है कि वाटर पे आप अपना कॉन्सेप्ट लेकर नहीं चल सकते क्योंकि वो चेंज हो जाता है। सेम क्या चीज रहती है, तो यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। जितना पल्प पहले था उतना ही पल्प बाद में भी होगा, पल्प चेंज नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में मैं हमेशा याद रखना कि पल्प को सेम करके चलूंगा, सिंगल लाइन का आंसर आएगा। लेकिन करना कैसे है, ध्यान से देखो। आपको करना है पल्प इन फ्रेश फ्रूट को बराबर करोगे आप पल्प इन ड्राई फ्रूट। तो अगर इसको करने का तरीका क्या है, तो एक चीज समझो, 80% वाटर है हमारा फ्रेश फ्रूट में। 80% वाटर है तो पल्प कितना होगा, 100 में से माइनस करके देख लो। तो पल्प यहां पर आ जाएगा कितना फ्रेश फ्रूट में, 20%। अच्छा, दूसरे साइड अगर आप देखोगे तो ड्राई फ्रूट में वाटर है 20%, तो पल्प कितना होगा, 80% हो जाएगा। तो यहां पल्प कितना है, 80%। अब इस चीज को समझना कि यहां 20% पल्प है, वहां 80% है, और दोनों मुझे सेम चाहिए। तो हमारे पास यहां पर फ्रेश फ्रूट के कितने किलो हैं, 100 किलो हैं। तो अगर इसके 100 किलो हैं तो इसके कितने किलो होंगे ये निकालना है। तो एक लाइन में इसका आंसर आएगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि दोनों साइड पल्प को क्या कर दो, सेम कर दो। अब इसका सिस्टम समझना। तो यहां से ये 20 इस पूरे को कट कर देगा कितने पे, 4 पे, और 4 इसको कट कर देगा कितने पे, 25 पे। इसका मतलब है कि 100 kg अगर आपके पास फ्रेश फ्रूट है तो उससे कितना ड्राई फ्रूट बनेगा, तो उसका आंसर आ जाएगा आपका 25 kg। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, 25 kg। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग शिफ्टों में आ रहा है इसी तरीके का क्वेश्चन। तो आप लोग बस ध्यान रखना कि ये सिंगल लाइन में आंसर सॉल्व होगा। पहले हमेशा याद रखो कि दोनों साइड पल्प इक्वल करना है। 80% वाटर था इसमें तो पल्प हो गया 20%, वहां 20% वाटर था तो पल्प हो गया 80%। पल्प सेम हो गए तो फिर यहां कितने किलो है, 100 किलो, वहां के आपको निकालने हैं। बस इतना सा काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्शन वाला, और ये बहुत बार मैंने अपने वीडियोस में करवाया है। प्रीवियसली आप हमारे वीडियोस को चेक करोगे तो उसमें मैंने ऑलमोस्ट 5-6 बार ये वाला क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो ध्यान से समझना इसमें करना क्या होता है। एक सिंगल पैटर्न सब लोग याद रखो। सबसे पहले आता है टोटल वोट्स, फिर यहां से आता है वोट्स कास्ट, फिर वैलिड वोट्स, और वैलिड वोट के बाद आता है हमारे पास दो पार्ट्स, एक विनर का और एक लूजर का। हमेशा याद रखना, अगर विनर के वोट्स गिवन है तो मैं विनर की परसेंटेज लूंगा, लूजर के वोट्स गिवन है तो लूजर की परसेंटेज लूंगा। लेकिन अगर उसने इन दोनों के बीच का गैप दे दिया कि कितने वोट से वो जीत रहा है, विनर कितने वोट से जीता या लूजर कितने वोट से हार गया, तो उस केस में मैं इन दोनों के परसेंटेज का गैप निकालूंगा। इस चीज का ध्यान रखना है। तो अब इसी सिस्टम को मैं फॉलो करता हूं और ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। ध्यान से देखना, उसने टोटल वोटिंग लिस्ट पूछी है, मुझे टोटल वोट्स नहीं पता तो टोटल वोट्स को मैंने मान लिया x हैं टोटल वोट्स। अच्छा, उसमें से 20% वोटर्स डिड नॉट वोट। अच्छा, एक चीज समझो, 20% की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 20% की होती है वैल्यू 1/5। 1/5 का मतलब है कि मतलब 5 अगर लोग थे उनमें से एक इंसान वोट देने नहीं गया, तो वोट देने कितने गए होंगे, 4/5 देने गए होंगे। अगर 5 में से एक आदमी वोट देने नहीं गया है तो वोट देने कितने चले गए, 4/5। ठीक है, ये हो गए वोट्स वाले। उसमें से 12.5% वोट्स कास्ट वर इनवैलिड। अब ध्यान से समझना, 12.5% की वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/8। तो मतलब 8 में से अगर एक वोट इनवैलिड हो रहा है
तो हमें तो मतलब किससे है, वैलिड वोट से। तो 8 में से एक इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितने होंगे, 7/8। इस पॉइंट तक क्लियर है। अब आ जाओ विनर और लूजर वाले पे। उसने लिखा है विनर गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट्स एंड वोन बाय 5600 वोट्स। गैप दे दिया उसने, विनर को 60% मिले हैं और वो 5600 वोट से जीत गया, यानी मार्जिन दिया है। तो मार्जिन दिया है, तो अब मुझे एक बात बताओ, विनर को अगर 60% मिले होंगे तो लूजर को कितने मिले होंगे, 40% मिले होंगे। विनर को 60% तो लूजर को कितने, 40%। और मैंने आपको बताया था कि अगर मार्जिन देता है तो हमें परसेंटेज का गैप लेना है। तो यहां पर 60 और 40 में कितने का गैप आ रहा है, 20% का आ रहा है। तो 20/100, 20% ऐसे लिख लो। और इसकी वैल्यू उसने मुझे कितनी दी हुई है, 5600। बस इस एक सिंगल लाइन में इसका आंसर आएगा। इसके बाद बस सिंप्लीफाई करना है, कटिंग करनी है, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब कटिंग देख लो कैसे करनी है। तो यहां से पहले तो 0 से 0 कट गया, 4 ने 8 को कट कर दिया 2 पे, 2 और 2 भी कट गए। उसके बाद 7 ने इसको कट कर दिया, 7 8 56, यानी 800 पे ये भी कट गया। तो अब मेरे पास क्या बच गया, 5 इंटू 10 50 और उधर 800। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स मेरे पास कितने आ जाएंगे, तो टोटल वोट्स 5, 800 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 40,000 वोट आएंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंगल लाइन लिखनी है, सिंगल लाइन के बाद सिंप्लीफाई कर देना, आंसर आ जाएगा। बट वो सिंगल लाइन बहुत ध्यान से लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 149 नेचुरल नंबर्स। 149 नेचुरल नंबर्स का के स्क्वायर का एवरेज निकालना है। अब एक चीज समझो, ये है एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर कभी भी कोई सीरीज 1 से स्टार्ट होती है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, अप टू n स्क्वायर तक, तो अगर आपको स्क्वायर वाली सीरीज मिल रही है तो इस तरह की सीरीज में जो एवरेज का फॉर्मूला होता है निकालने का, वो क्या होता है, n+1 2n+1 अपॉन 6। n+1 2n+1 अपॉन 6, ये स्क्वायर वाली सीरीज का एवरेज निकालने का फॉर्मूला है। और n हमारे पास क्या है, तो n होती है हमारी लास्ट टर्म। अब यहां पर उसने कितने टर्म्स का पूछा है, 149 नेचुरल नंबर्स का। तो ठीक है, 149 n की जगह पुट कर दो, तो 149+1, यहां पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 149 +1 अपॉन 6। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 149+1 कितना हो गया, 150, मल्टीप्लाई 2 का अगर 149 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा 298, और उसके साथ 1 ऐड कर दूंगा तो 299 अपॉन 6। यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो भाई मुझे सीधा दिख रहा है कि 6 इसको कट कर देगा कितने पे, 25 पे, और 6 25 पे कट कर देगा, तो बस इनको मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन वाइज ध्यान से देखना। अच्छा एक चीज और, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लास्ट टर्म सभी के चेक करो, सभी के लास्ट टर्म अलग है, तो मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट मत करना। 5 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो लास्ट में मेरे पास आंसर में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शंस को जरूर एक बार ध्यान से देखना कि अगर यूनिट डिजिट्स अलग हैं तो सिंपल यूनिट डिजिट से भी आप सॉल्व कर सकते हो, पूरी मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर 7475। ठीक है, इसका देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिक्सचर एलिगेशन पे है। मिक्सचर एलिगेशन में जो क्वेश्चन आ रहा था जिस टाइप का, उसमें क्या कहा हुआ था,
एक आदमी राइस खरीद रहा है 30 रुपीज पर केजी वाला और 20 रुपीज पर केजी वाला, और इन दोनों को मिक्स करके वो कितने में बेच रहे हैं? 27 रुपीज पर केजी में। आपसे कहा गया है कि अगर पहले वाली वैरायटी के 35 केजी हैं तो दूसरी वैरायटी के कितने किलो होंगे? तो मिक्सचर एलिगेशन में याद रखना, सबसे पहले कॉस्टिंग कितनी है? 30 रुपीज पर केजी। दूसरा है हमारे पास 20 रुपीज पर केजी, और इन दोनों को मिक्स करके हम बेच कितने में रहे हैं? 27 रुपीज पर केजी में। तो अगर मैं यहां से देखूं रेशियो, तो रेशियो मेरे पास क्या बन जाएगी? 27 में से 20 माइनस करूंगा तो 7, रेशियो 30 में से 27 माइनस करूंगा तो मेरे पास जो रेशियो बन गई वो कितनी बन गई है? 7:3। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ये जो रेशियो आई है ये किसकी आती है? तो हमेशा याद रखना ये रेशियो आती है, ये जो पर के बाद वाली चीज होती है, पर के बाद वाली जो चीज होती है उस चीज की, और यहां पर के बाद क्या आ रहा है? केजी। तो इसका मतलब है कि जो रेशियो बन रही है वो बन रही है केजी की, और केजी क्या रिप्रेजेंट करता है? क्वांटिटी। तो इसका मतलब कि 7 किलो अगर इसके होंगे तो 3 किलो इसके होंगे, यही चीज बननी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा है कि हमारे पास पहले वाले के कितने हैं? 35, यानी ये 7 की जगह मेरे पास 35 केजी है। तो ये अगर 5 टाइम्स है तो इधर भी 5 टाइम्स कर दो, मतलब मुझे कितना सामान मिक्स करना है दूसरी वैरायटी का? 15 केजी। तो यहां से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, ये वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, बस आपको इन प्लेसेस पे वैल्यू सही पुट करनी है। एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू, और दोनों का मिक्सचर वो सेंटर पे आता है। रेशियो निकालने के लिए बड़े में से छोटे को क्रॉस में माइनस कर दो, आपका रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 50 लीटर ऑफ मिल्क सॉल्यूशन हैज 40% मिल्क। हमारे पास 50 लीटर कोई मिल्क सॉल्यूशन है। मिल्क सॉल्यूशन मतलब उसमें मिल्क और वाटर दोनों मिक्स है। उसमें से हमारे पास मिल्क कितना है? 40% है। ठीक है, अब वो कह रहा है हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू मेक इट 60% मिल्क। एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क वाटर है, उसमें मिल्क का जो कंटेंट है वो 40% है। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैं कितना प्योर मिल्क उसमें मिला दूं कि जो मिल्क हो जाए वो 60% हो जाए मेरे पास। अब एक कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, इसको करने के दो मेथड्स हैं, या तो आप रेशियो से कर सकते हो या फिर मिक्सचर एलिगेशन से। अगर मैं इसको मिक्सचर एलिगेशन से करूं तो वो तरीका क्या होगा कि सबसे पहले वाले में हमारे पास मिल्क कितना है? 40%। अब पहले वाले में मिल्क है 40%, और इसमें मुझे जो ऐड करना है वो भी प्योर मिल्क होगा। तो प्योर मिल्क की हमारी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? तो प्योर मिल्क को मैं हमेशा कितना मान के चलूंगा? 100%। यानी 40% वाले मिल्क में मुझे क्या ऐड करना है? 100% वाला मिल्क, और इन दोनों को मिलाकर मुझे कितना चाहिए? मिल्क 60%। तो यहां से रेशियो निकाल सकते हो। तो रेशियो आपके पास कितनी आ जाएगी? 40:20। इसका मतलब है 2:1। अब 2:1 क्या सजेस्ट करता है हमें? तो ये बताता है कि अगर 2 यूनिट हम मिक्सचर के लेते हैं तो हमें 1 यूनिट किसका लेना होगा? मिल्क का। लेकिन मिक्सचर हमारे पास कितना पड़ा हुआ है? तो मिक्सचर की क्वांटिटी दी हुई है 50 लीटर। तो 2 की जगह अगर वैल्यू 50 लीटर्स है तो ये कितने टाइम्स है? 25 टाइम्स है। इसका मतलब कि मुझे कितना प्योर मिल्क ऐड करना पड़ेगा? इसको भी 25 टाइम्स कर दो। 25 लीटर मिल्क ऐड करना पड़ेगा डिजायर्ड आंसर के लिए। तो हमेशा याद रखना, मिल्क पहले कितना था? 40%। उसमें हम मिल्क ऐड कर रहे हैं तो प्योर मिल्क कितना होगा? 100%। दोनों को मिलाकर मुझे मिल्क चाहिए कितना? 60%। वहां से रेशियो आ गया। रेशियो क्या बताता है कि भाई 2 यूनिट मिक्सचर होगा तो 1 यूनिट मिल्क होगा। 2 की जगह मिक्सचर हमें दिया हुआ था 50 लीटर का, तो ये 25 टाइम्स है, उधर भी 25 टाइम्स कर दो,
यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला मेथड क्लियर होगा और बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। जो भी चीज प्योर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 100 हो जाती है, तो 100 के हिसाब से आप निकाल सकते हो। लेकिन दूसरा मेथड भी समझ लो। दूसरा मेथड क्या है? जो रेशियो वाला मेथड है, वो इक्वेशन से कैसे निकालते हैं। तो एक चीज समझना, 40% की वैल्यू क्या होती है? तो 40% हमारे पास कितना होता है? इसकी वैल्यू होती है 2/5। 40% की वैल्यू क्या होती है? 2/5। अच्छा, 40% मिल्क है, ठीक है। अगर मैं रेशियो निकालता हूं, 40% हमारे पास आ गया क्या? मिल्क। ध्यान से देखना, टोटल क्वांटिटी कितनी है? 50 लीटर। टोटल क्वांटिटी है 50 लीटर, उसमें 40% मिल्क है। तो पहले मैं मिल्क निकाल लूं कितना है। तो 40% निकाल लो 50 का। दो जीरो यहां से गए, दो जीरो यहां से गए, यानी 20 लीटर हमारे पास मिल्क पड़ा हुआ है। 20 लीटर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? मिल्क है। तो अब मैं जो रेशियो बना रहा हूं, वो बना रहा हूं मिल्क और टोटल का। मिल्क और टोटल का रेशियो बनाऊंगा। तो अब रेशियो कैसे बनाना है वो ध्यान से समझो। मिल्क कितना है? 20 लीटर। टोटल क्वांटिटी कितनी है? 50 लीटर। तो अगर यहां पर मैं 20 लिखूं, यहां पर 50 लिखूं, मिल्क और टोटल कितना आ गया? 20/50। अच्छा, अब वो कह रहा है कि इसमें मिल्क ऐड करना है। तो एक चीज बताओ, अगर मैं, मुझे नहीं पता मिल्क कितना ऐड करना है, मैं x यूनिट ऐड करता हूं। तो अगर मिल्क ऐड हो रहा है तो वो तो टोटल में भी तो ऐड होगा। तो ये चीज समझना कि सिर्फ x मिल्क में नहीं ऐड होगा, टोटल क्वांटिटी को भी तो इंक्रीज करेगा। तो यहां पर भी x ऐड हो जाएगा। और उसने मुझे कहा है कि ऐड होने के बाद मिल्क कितना चाहिए हमें? 60%। 60% मतलब कि अगर टोटल 100 हमारे पास टोटल है, तो उसमें से 60 क्या होना चाहिए? मिल्क होना चाहिए। ये इक्वेशन ध्यान से देख लो। पहले में मिल्क कितना था? 20 लीटर। टोटल कितना था? 50। उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया? दोनों में एक्स ऐड किया। याद रखना, मिल्क सिर्फ मिल्क में नहीं ऐड होगा, मिल्क ऐड होने से टोटल क्वांटिटी भी तो बढ़ जाएगी। तो टोटल 50 में भी एक्स ऐड हो जाएगा। तो ये अपॉन 60/100 हो गया। इसको कटिंग करके छोटा कर सकते हो, 3/5। और यहां से सॉल्व करोगे तो ये 100 प्लस 5x, 100 प्लस 5x इज इक्वल टू 150 प्लस 3x। तो यहां x और x एक तरफ, नंबर से एक तरफ, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50। और इस साइड से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 लीटर। तो ये दोनों मेथड्स आपके पास हैं, आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप उससे निकाल सकते हो। लेकिन याद रखना, ये मिक्सचर एलिगेशन थोड़ा ज्यादा इजी कर देता है कॉन्सेप्ट को, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है, ध्यान से समझना। शॉपकीपर परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹24,300 आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 25% एंड 10%। शॉपकीपर ने सामान को खरीदा है 24,300 में और दो डिस्काउंट्स दे रहा है, एक 25% का, एक 10% का। अब से मार्क्ड प्राइस पूछिए। यहां क्वेश्चन में थोड़ा सा झोल है। परचेज की जगह सेल होना चाहिए, परचेज की जगह सेल होना चाहिए। ये क्वेश्चन सब लोग सही कर लेना। शॉपकीपर परचेज की जगह इसको आप कर लो सोल्ड या सेल। शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल फॉर रुपीज इतना आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 25% एंड 10%। ये चीज ध्यान रख लेना, आप लोग इसको सही कर लेना। परचेज नहीं है, वो सेलिंग प्राइस दी हुई है। तो
एक आर्टिकल है, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझो। होता क्या है कि सबसे पहले सामान को खरीदा जाता है, सबसे पहले क्या होता है, सामान खरीदा जाता है, उसके बाद रेट इंक्रीज किया जाता है, यहां पर बनता है हमारा मार्क्ड प्राइस, और इस मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट देकर हम सामान को क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। अब सामान बेचा कितने में गया है, 24,300 में, लेकिन ये तब हुआ है जब हमें दो डिस्काउंट मिले हैं, एक 25% का और एक 10% का। तो एक चीज ध्यान से समझो, 25% की वैल्यू क्या होती है, 25% होता है 1/4, यानी 4 का सामान था तो 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। वैसे ही 10% क्या होता है, 10% की वैल्यू होती है हमारे पास 1/10, यानी 10 का सामान था तो 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो अगर मुझे इसको सिंगल लाइन में सॉल्व करना है तो मेथड क्या होगा, ध्यान से समझना। मुझे नहीं पता मार्क्ड प्राइस कितना है, तो मार्क्ड प्राइस मैंने एमपी लिख लिया, क्योंकि हमारा जो डिस्काउंट लगता है वो किस पे लगता है, मार्क्ड प्राइस पे लगता है। मार्क्ड प्राइस को एमपी लिख लिया। पहला डिस्काउंट 25% का है, मतलब 4 की चीज पे एक डिस्काउंट हो गया, तो मैं कितने में बेचूंगा, 3/4 में लगाकर बेचूंगा। 4 पे 1 का डिस्काउंट हो रहा है तो मैं बेचूंगा कितने में, 3/4 में। इसके बाद फिर से मैंने 10% का डिस्काउंट दिया, 10% होता है 1/10, यानी 10 के सामान पे 1 का डिस्काउंट हो रहा है तो मैं कितने में बेचूंगा, 9/10 में। और फाइनली दो डिस्काउंट के बाद मैंने बेचा कितने में है, तो 24300 में। यही पार्ट है, इसको सॉल्व करना है, यहां से मार्क्ड प्राइस आ जाएगा। और उसने हमसे क्या पूछा, मार्क्ड प्राइस ही पूछा निकालने को। तो यहां ध्यान से देख लो, सबसे पहले 3 के टेबल में ये कट जाएगा, 3824 31300। फिर 9 के टेबल में ये सीधा सीधा कट जाएगा 900 पे। अब मेरे पास क्या रह गया है, यहाँ 40 रह गया है, वहां 900 है, तो ये 40 उधर अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मार्क्ड प्राइस कितना आ जाएगा, 40 इंटू 900, यानी 36,000। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक चीज, जो पहली चीज आप लोगों को करनी है, उसको परचेज की जगह सेल लिख लेना, वो सेलिंग प्राइस गिवन है, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 24,300। 24,300 को पर बेचा गया है, और उससे पहले हमें दो डिस्काउंट्स मिले हैं, 25% का और 10% का। तो वो एक सिंगल लाइन के फॉर्मेट में कैसे सॉल्व करना है, तो ये रहा मेथड आपका। हमेशा याद रखना, मार्क्ड प्राइस हमें नहीं पता थी, पहला डिस्काउंट 25% का, मतलब 4 पे 1 का डिस्काउंट है तो बेचूंगा कितने में, 3/4 में। अगला 10% का डिस्काउंट है तो बेचूंगा कितने में, 9/10 में। और फाइनली बेचा कितने में, 24,300। तो उम्मीद करता हूं ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये वो क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चंस अभी कांस्टेबल में आ रहे हैं उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, अ शॉपकीपर परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹1400 if sold at 20% profit after allowing 12.5% discount, find the marked price of article। एक चीज रट के बैठ जाओ कि अगर तुम्हारे पास प्रॉफिट परसेंट है, तुम्हारे पास डिस्काउंट परसेंट है, और तुम्हारे पास कॉस्ट प्राइस है, पूछा क्या है, मार्क्ड प्राइस। तो पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ एक फॉर्मूला है जो मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रिलेशन स्टैब्लिश करता है, और फॉर्मूला क्या कहता है कि मार्क्ड प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ इस एग्जाम में नहीं, ऑलमोस्ट पिछले सभी एग्जाम्स में आ चुका है, हर एग्जाम में आता है और हर बार आता है। तो इस वाले फॉर्मूले को रट के बैठ जाओ कि कभी भी मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रिलेशनशिप दे रहा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, परचेज कितने में किया था, 1400 में, मार्क्ड प्राइस निकालना है तो एमपी हमें कैलकुलेट करना है, सीपी हमारे पास गिवन है 1400, प्रॉफिट कितने का हो रहा है तो 20%, मतलब 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120,
डिस्काउंट कितने का है 12.5 का, मतलब 100 में से 12.5 माइनस करोगे तो 87.5, यहां तक पहुंच। अब यहां से वैल्यू निकाल लो मार्क्ड प्राइस की, उसने मार्क्ड प्राइस ही पूछा है। तो अगर मैं मार्क्ड प्राइस कैलकुलेट करता हूं तो मार्क्ड प्राइस मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 1400 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 120 इंटू 1400 अपॉन 87.5। इधर से पॉइंट हटेगा, एक जीरो इधर लग जाएगा। अच्छा 5 के टेबल में, अगर 25 के टेबल में भी कट कर सकते हो, अगर मैं 25 के टेबल में कट करूं तो 25 3 75, 25 5 125, और 25 इसको कट कर देगा, 25 4 25 5, 25 5 125, 25 6 150 और लास्ट में 0। फिर से कटिंग हो जाएगी, 7 के टेबल में 7 5 35, 7 8 56 80 पे, और 5 इसको कट कर देगा, 5 1 5 5 6 30। तो यहां से हमारा मार्क्ड प्राइस क्या आ जाएगा, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 160 और 32 यानी 192, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो। एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर कभी भी पूरे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में एक ही ऐसा फॉर्मूला है जो एक स्टैब्लिश करता है रिलेशन मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस में, और वो फॉर्मूला क्या है, ये वाली चीज। तो ये फॉर्मूला याद रखना, उसके बाद तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है, वैल्यू पुट करो, कटिंग सही से कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, ये आया है 2-3 शिफ्टों में, तो इसको ध्यान से समझना। अगर कभी भी नंबर के ऊपर बार लगा होता है तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो वो मेथड ध्यान से देखना। 0.378 के ऊपर बार है, तीनों के ऊपर बार है, तो इसको लिखूंगा मैं कैसे, 378 अपॉन 999। जितने भी नंबर के ऊपर बार होता है उसका 9 नीचे लगता है, वहां 3 नंबर थे, 3 के ऊपर बार था तो 3 बार 9 नीचे लग गया। अच्छा दूसरा दिया हुआ है मल्टीप्लाई 0.37 का बार, तो मतलब 37 अपॉन 99, 2 के ऊपर बार था तो 2 बार 9 नीचे आ गया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना, 37 का एक बहुत कॉमन रिलेशन होता है 111 के साथ। 37 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 111 आता है। तो एक चीज यहां पर ध्यान से समझो, इस 999 की जगह मैं इसको ऐसे भी तो समझ सकता हूं कि ये 9 इंटू 111 है। उससे क्या होगा कि कटिंग करनी आसान हो जाएगी। तो 37 111 को कितने पे कट करता है, 3 पे, तो 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 37 जो है वो 999 को कितने पे कट कर देगा, पूरा का पूरा कटिंग हो जाएगी, ये कितने पे, 27 पे। तो 37 का लिंक होता है 111 के साथ कि 37 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 111 आ जाता है। अच्छा अब यहां पर ये वैल्यू आ गई, फर्दर कटिंग करते हैं, 9 के टेबल में ये कट गया 11 पे, 9 के टेबल में ये कट जाएगा 9 4 36 और 9 2 18, यहां तक की कटिंग हो गई है। 11 9 4 36 9 2 18, ये 27 पे कट हो गया, ठीक है। 3 के टेबल में कट कर दूंगा तो 3 इसको कट कर देगा 14 पे और 3 इसको कट कर देगा 9 पे। तो इस पूरे प्रोसेस के बाद मेरे पास वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, 14 अपॉन 99, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि अभी तक जो शिफ्टें गई थी उनमें शायद ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे, आने वाली शिफ्टों में अगर थोड़ा बहुत चेंज भी करना हुआ
तो 14/99 को वो 0.14 का बार भी लिख सकता है। तो ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये दोनों सेम ही चीजें हैं, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से कर लेना, सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन आ रहा था तो रख लिया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इसमें भी सिंप्लीफिकेशन में याद रखना बार वाला कॉन्सेप्ट 2-3 बार पूछ लिया उन्होंने, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन इंक्लूड रखा है। तो जब भी आप बॉड मास का रूल याद करते हो तो बॉड मास में एक टर्म ऐसी होती है जो हम लोग नहीं जानते हैं, वो होता है वी। वी बॉड मास होता है, और वी का मतलब होता है विनक्यूलम। विनक्यूलम नॉर्मली वर्ड यूज नहीं करते, हम बार ही यूज करते हैं। तो अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले ये बार सॉल्व करना होता है, और बार में जो भी कैलकुलेशन है उसको सॉल्व कर लो, बार हट जाएगा यहां से। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो बार के अंदर भी बॉड मास का ही रूल लगेगा। तो सबसे पहले यहां माइनस है, यहां मल्टीप्लाई है, तो बॉड मास के रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई होगा। तो 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 40। 43 में से 40 माइनस करोगे आपके पास क्या आ जाएगा? 3। और यहां से हमारे पास आ गया 5 माइनस, पूरी चीज हमारे पास ये क्या बन जाएगी? 5 माइनस 40, 3 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 3। तो ये अंदर वाली पूरी ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अच्छा, बाहर के साइड में हमारे पास था यहाँ 3 डिवाइडेड बाय 24, एक ब्रैकेट थी ये वाली। अगर मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं तो 5 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा? 2। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6। और 24 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। ध्यान से समझना, पहले ब्रैकेट सॉल्व हुई, 5 माइनस 3 2, 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। और 24 को जब डिवाइड करोगे 6 से तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। तो ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व होकर मेरे पास क्या बन गया? 4। अच्छा, 4 के साथ क्या है यहाँ पे? तो 4 के साथ अब बाहर की तरफ है 7, यहाँ है 34 माइनस, और फिर ब्रैकेट क्लोज्ड है। अब 7 इंटू 4 कितना होता है? 28। 34 माइनस 28, ये वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास? ये वैल्यू आ गई कितनी? 6। ये वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। मतलब इस पूरे ब्रैकेट की, यहां से लेकर यहां तक की पूरे ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ गई है मेरे पास? 6। और लास्ट में मेरे पास 5 किस में है? एडिशन में। तो 5 प्लस 6 टोटल कितना हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन के केस में बॉड मास वाले रूल में सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? बार सॉल्व करनी है। बार सॉल्व हो गया, बार के अंदर भी आप लोग बॉड मास का रूल ही लगाओगे। तो पहले मैंने मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 5 40, 43 माइनस 40 3, 5 माइनस 3 2। अब ये 2 आ गया, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। 24 को जब डिवाइड करोगे 6 से कितना आ जाएगा? 4। अब 4 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 28। 34 माइनस 28 कितना हो जाएगा? 6। और इस पूरे 6 को अगर मैं लास्ट में 5 ऐड कर देता हूं तो आंसर क्या आ जाएगा? तो उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद भी प्रैक्टिस कर लिए होंगे, खुद अपने हाथ से बना के देख लिया होगा। पेपर इजी आ रहा है, पेपर टफ नहीं है, बस आप लोग को टाइम मैनेज करना है और प्रॉपर तरीके से जो कैलकुलेशन है उनको ध्यान से करना है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में बाकी आने वाली शिफ्टों के हिसाब से जैसे रिव्यूज आएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग आपको करवा लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखना, साथ साथ प्रैक्टिस करना, और ऑल द बेस्ट जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है उनके लिए। थैंक यू।